की उम्र में पर्पल नाइट का लेवल सिर्फ किस्मत से ही आता है। तो डीन ने पूछा कि क्या वो ग्रेड एडवांसमेंट एग्जाम देने के लिए तैयार है। परफॉर्मेंस के हिसाब से वो एक या ज्यादा ग्रेड्स स्किप कर सकता है। ये सिस्टम उसके जैसे काबिल स्टूडेंट्स के लिए बना है। इससे उसके प्लान्स में काफी तेजी आ जाएगी। एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ उसने डीन का प्रपोजल एक्सेप्ट किया और चला गया। चूंकि लगता है ये मोटा डीन पहले से ही कुछ प्लान कर रहा है, तो अभी के लिए साथ चलते हुए सावधान रहना बेहतर होगा। डीन के ऑफिस में उस लंपा लीडर ने अपने एक बंदे को स्पेशल इंतजाम करने का हुक्म दिया। रिया और जीक ड्रेकर, दोनों प्योर ब्लड अवेकनर्स, ने एग्जाम देने का फैसला किया था। बातें अब मजेदार होने लगी थी। कुछ दिन बाद टॉप 2 फ्रेशमैन कैडेट्स को ड्रेकर एकेडमी के अपर क्लास ऑरा ट्रेनिंग हॉल में बुलाया गया। जीक और रिया एक दूसरे के पास ऑकवर्ड खड़े थे, एग्जाम शुरू होने का इंतजार करते हुए। जीक महसूस कर सकता था कि रिया उसे घूर रही थी, अपने कम्पेटिटिव जज्बे को छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। आखिर में ग्रेड एडवांसमेंट एग्जाम का एग्जामिनर आ गया। मेन फैमिली का एक अपर क्लास नाइट, सर आउल ड्रेकर। आउल को देखकर जीक की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। उसने इस बंदे को अपनी पिछली जिंदगी में डाइबैक ब्लेड के नाम से जाना था। एक बार उसने इस आदमी को बैटलफील्ड के बीच में मरे हुए सिविलियंस को उठाते हुए देखा था। उस वक्त सिर्फ ड्रेकर यूनिफॉर्म देखकर जीक का चौंकना हो जाता था। जब वो इस एम्पायर के कुत्तों से टक्कर लेने वाला था, उसे इस बंदे से दुश्मनी का एहसास नहीं हुआ, सिर्फ दुख और उदासी। वो बंदा यहाँ मारने या जीतने नहीं आया था, वो युद्ध में मरे गए सोल्जर्स के लिए कब्रें बनाने आया था। उसके यूनिफॉर्म पर लगी मिट्टी और जमीन पर बिखरी कब्रें उसके जज्बात का सबूत थीं। जीक ने 2 बेलचे उठाए और मदद का ऑफर किया। चाहे वो मना करे, जीक तो वैसे भी मदद करता, तो साथ में काम करना बेहतर था। उसने अपना नाम जीक मरे बताया, नॉर्दर्न एलाइड फोर्सेस का मेंबर। जब पूछा गया कि क्या वो ड्रेकर है, उसने साफ इनकार किया। उसने उस गंदे सरनेम को छोड़ दिया था। जीक और उस बंदे में ये बात कॉमन थी। उस दिन आउल ड्रेकर ने डाइबैक ब्लेड का नाम अपनाया। अब यंग जीक उस बंदे को देख रहा था, लेकिन अब जाकर पता चला कि डाइबैक का नाम आउल है। ये नाम उसके सख्त मिजाज के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। दोनों कैडेट्स ने झुककर रिस्पेक्ट दिखाई। जीक ने उम्मीद नहीं की थी कि एक अपर क्लास नाइट उनका एडवांसमेंट एग्जाम लेगा। असल में ये नाइट्स ड्रेकर क्लैन के मजबूत पिलर्स हैं। उनके पास बड़ा रैंक और ढेर सारी ताकत होती है। एक और इंस्ट्रक्टर ने समझाया कि एग्जाम का फॉर्मेट सिंपल होगा, एक सोर्समैनशिप की लड़ाई। ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक कैडेट्स बेहोश ना हो जाएं या हार न मान लें। रिया ने अपनी पतली तलवार पकड़ी और पहले जाने का ऑफर किया, लेकिन आउल ने उसे डांट दिया। अलग अलग जाने की कोई जरूरत नहीं थी। आउल चाहता था कि ये दोनों एक साथ उस पर अटैक करें। वो पूरा दम लगाना चाहता था। रिया को बेइज्जती महसूस हुई, लेकिन जीक ने लॉजिक से उसे शांत किया। उसे पता होना चाहिए कि उन दोनों और आउल के स्किल लेवल में एक बड़ा डिफरेंस है। और वैसे भी टेस्ट उस वक्त शुरू हो गया था जब नाइट ने बोलना शुरू किया। अगर रिया अपने जज्बात पर काबू न पाती और जल्दी में रश करती, तो उसके काफी पॉइंट्स कट जाते। एक गहरी सांस लेकर उसने अपने आप को संभाला, अपना घमंड निगल लिया। रिया ने जीक से पूछा कि वो इस एग्जाम को एक साथ कैसे निपटेंगे। एक कॉम्बैट जीनियस से यही उम्मीद थी। रिया अपनी राइवलरी को जल्दी साइड पर रख सकती थी जीत के लिए। जीक के पास पहले से ही इस तरह के सिचुएशन के लिए एकदम बवाल प्लान तैयार था। उन्हें बस एक सॉलिड वॉर लगाना था। रिया को प्लान समझाने के बाद कि उसे आउल के पीछे अपनी पोजीशन लेनी होगी, जीक ने आउल की तलवार पर ध्यान दिया। एक अजीब सिंगल एज वाला हथियार, ईस्टर्न एम्पायर का हैंडो। ये वही वेपन था जो डाइबैक ब्लेड ने रिग्रेशन से पहले यूज किया था। साफ था कि रिया का घमंड थोड़ा टूट चुका था, लेकिन कमजोर लोग इज्जत और घमंड का बोझ नहीं उठा सकते। उसे अपने जज्बात साइड में रखकर जीतने वाले प्लान पर फोकस करना होगा। सिग्नल देते ही जीक और रिया एक ही वक्त में आउल की तरफ लपके। नंबर्स का फायदा होने के बावजूद नाइट के एक्सपीरियंस्ड और प्रिसाइज डिफेंस के सामने उनका एक भी साफ वॉर नहीं लगा। रिया के फ्लैंक अटैक्स के बाद ऐसा लगता था जैसे इस बंदे के पीछे भी आंखें हैं। वो सिर्फ ब्लॉक ही नहीं कर रहा था, बल्कि कुछ वॉर को प्रो जैसे पैरी भी कर रहा था। पहले राउंड में कैडेट्स एक भी अटैक कनेक्ट नहीं कर पाए। रिया को जल्दी ही एहसास हो गया कि एक अपर क्लास नाइट कितना स्किलफुल होता है। वो जीके के प्लान के साथ चली, आउल के ब्लाइंड स्पॉट्स पर अटैक फोकस करके। भले ही वो टेक्स्ट बुक परफेक्शन के साथ चल रही थी, उसका आयरन क्लैड डिफेंस टूट नहीं रहा था। बेकरार होते हुए उसने ड्रैगन स्लेइंग आर्ट्स का चैप्टर 3 वर्स 1 खींच लिया और मारने के इरादे से चार्ज किया। अपनी स्पीड को हद तक ले जाकर उसने हाफ मून स्विंग किया और मिस कर दिया। इस बड़े मूव ने उसे काउंटर के लिए खुला छोड़ दिया और आउल ने बेरहमी से उसके गले में लात मारी। वो दीवार की तरफ उड़ती चली गई, धूल का तूफान उठाकर, और पास के अटेंडेंट्स को चिंता में डाल दिया। फिर भी उसने वो लात एक चैंपियन की तरह झेली और एक पल के लिए बेहोश होने के बाद जल्दी उठ खड़ी हुई। इधर जीक को अकेले नाइट का सामना करना पड़ रहा था। रिया के करंट स्किल्स के साथ एक ओपनिंग बनाना ऑलमोस्ट नामुमकिन था, लेकिन जीक जो एक अपर क्लास नाइट के साथ मुस्कुराते हुए टक्कर ले रहा था, उसके लिए ये पॉसिबल लगा। प्लान बनाने से पहले रिया ने विरोध किया कि वो ऐसी शर्मनाक स्ट्रेटजीज में हिस्सा नहीं लेगी। वो एक इज्जतदार डुएल चाहती थी, लेकिन जीक ने उसे रियलिटी चेक दिया। इज्जत कभी पेट नहीं भरती। वो यहाँ नाइट्स के बीच मैच के लिए नहीं आए, वो एग्जाम पास करने आए हैं और अकेडमी उनकी मारने की एबिलिटी टेस्ट कर रही है। भले ही ये उसके उसूलों के खिलाफ था, उसने आखिर में जीप काटी और अपना रोल कबूल किया। जीत का चांस कम होने के बावजूद उन्हें बस एक ऐसा मौका बनाना था जहां वो जीत हासिल कर सके। जीक ने उससे पूछा कि जब क्रेडल में उसने उसे पत्थर फेंककर आसानी से हरा दिया था, तो उसमें क्या कमी थी। रिया ने माना कि उसे ऐसी अनकन्वेंशनल फाइटिंग स्टाइल की उम्मीद नहीं थी। ज्यादातर नोबल्स ये गलती करते हैं, उन्हें बस आउल को भी वही गलती करने पर मजबूर करना था। जीक को बस एक छोटा सा मौका चाहिए था, बाकी सब आसान हो जाएगा। आखिर में उसने जोर लगाया और गेल आर्ट शैडोलेस स्टेप्स एक्टिवेट किया। कई आफ्टर इमेजेस बनाकर आउल को घेर लिया। अपर क्लास नाइट एकदम दंग रह गया। उसने सर ड्यूक की टेक्निक पहचान ली। कुछ सेकंड्स के ट्रिकी मूव्स के बाद जीक ने अटैक किया, आउल को और सीरियस ब्लॉक करने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद पूरे अरीना के लाइट फिक्सचर्स एक साथ बंद हो गए। ऑरा ट्रेनिंग हॉल को अंधेरे में डुबो दिया। रिया ने अपने प्योर ब्लड अवेकनर ट्रेड माना इंटरफेरेंस का इस्तेमाल करके लाइट्स के साथ छेड़खानी की, विजन को लिमिट कर दिया। एक ही रोशनी का जरिया था, तलवारों के टकराने से निकलती चिंगारियां। आउल ने अपनी जगह पर खड़े रहकर बड़े मूवमेंट्स को ब्लॉक किया, जीक के लगातार अटैक्स पर फोकस करते हुए। नाइट को ये ट्रिकरी थोड़ी बचकानी लगी। उन्हें पता होना चाहिए कि उसके लेवल के किसी नाइट का विजन ब्लॉक करना उन्हें कोई फायदा नहीं देगा, लेकिन उसका ये घमंड उसे भारी पड़ सकता था। उसे लगा जैसे वो एक अनदेखे शिकारी का शिकार बन रहा है, जबकि आउल अपने दूसरे सेंसेस पर डिपेंड कर रहा था। जीक अंधेरे में बिना किसी रुकावट के चल रहा था, बल्कि जीक काफी टाइम से वेट कर रहा था अपने नए ड्रैकोनियन स्किल को कॉम्बैट में आजमाने का, और ये एकदम परफेक्ट मौका था। अपनी तलवार को शीथ में डालकर थोड़ी दूरी से शुरुआत की और उसका हाथ एक खतरनाक क्लॉ बन गया।
आवल ऐसा बंदा नहीं था जो किसी की कैपेबिलिटीज पर बड़ी बड़ी बातें करे, तो उसके सामने सीक्रेट टेक्निक यूज करने में कोई बुराई नहीं थी। जीक ने ड्रैगन क्लॉ एक्टिवेट किया और ट्रेनिंग हॉल प्योर एनर्जी से चमक उठा जब आवल ने उसे रोकने के लिए अपना वांडो उठाया। उसे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि ये एक फर्स्ट ईयर कैडेट की सोर्ड स्ट्राइक है। ये तो सोर्ड स्ट्राइक जैसा लगा ही नहीं। आवल को लगा जैसे कोई मिथिकल बीस्ट की भारी शक्ति उसे नीचे दबा रही हो। खैर, ये तो साफ है कि जीक ड्रेकर कैडेट के लेवल से कब का आगे निकल चुका था, क्योंकि रिया को अंधेरे में इतनी आसानी से मूव करने का मौका नहीं मिल रहा था। आवल ने अपना सारा फोकस जीक पर रखा। अननेसेसरी फोर्सेस को इग्नोर करना तभी काम करता है जब ओपोनेंट सेम लेवल का हो, लेकिन इस बैटल में आवल और जीक बिल्कुल भी सेम पावर लेवल पर नहीं थे। आखिर में आवल ड्रेकर ने जीक की लोकेशन पकड़ ली और अटैक करने लगा। दोनों के बीच कुछ ही सेकंड्स में ढेर सारी बार टक्कर हुई। हैरान करने वाली बात थी कि जीक अपनी ठंडी इंटेंसिटी के साथ आवल का मुकाबला कर रहा था, लेकिन जीक को पता चल रहा था कि आवल अब अंधेरे में एडजस्ट हो रहा था। वो ऐसे मूव कर रहा था जैसे उसकी विजन अब बिल्कुल क्लियर हो गई हो। दोनों हाथों से वांडो पकड़कर आवल ने एक जबरदस्त वार किया, पर वो सिर्फ हवा से टकराया। जीक एकदम गायब हो गया, बस एक धुंधला सा शैडो छोड़कर। आवल को लगा कि जीक उसके पीछे आया और उसने बिना सोचे दोबारा वार किया। दूसरे स्विंग के साथ भी जब वो चूक गया, तब नाइट को समझ आया कि लाइट्स के साथ छेड़छाड़ हो रही थी। लाइट्स एक एक करके सीलिंग से नीचे गिरने लगी। जीक ने अपने मूवमेंट्स की आवाज को छुपाने के लिए लाइट्स गिराई ताकि आवल कंफ्यूज हो सके। जब आवल सीलिंग में जीक को ढूंढने में लगा था, एक अचानक अटैक ने उसे ऑलमोस्ट काट दिया। आवल की थोड़ी सी कंफ्यूजन का फायदा उठाते हुए जीक ने रिया को सिग्नल दिया कि झपटे। साथ ही जीक ने कुछ हवा में फेंका। ये उसने अपने मैजिक डिपार्टमेंट के दोस्त से लिया था। इसका स्ट्रक्चर और इंग्रेडिएंट सिंपल थे। एक सिंगल यूज आइटम जो एक स्पेल स्टोर कर सकता था। कैनिस्टर के अंदर एक्सप्लोजन मैजिक का रेप्लिका था जिसमें सिर्फ ब्राइट फ्लैश और भारी आवाज थी। जीक ने अपनी आंखें बंद की और कान कवर कर लिए। रिया को सबसे जरूरी काम सौंप दिया। ऐसे ट्रिक की वजह से आवल ड्रेकर इस नॉइजी एक्सप्लोजन में फंस गया। उसे खुद पर गुस्सा आया कि वो ऐसे चीप ट्रिक में फंस गया। अपर क्लास नाइट ने यह भी माना कि रिया को बिल्कुल इग्नोर करना उसकी बड़ी भूल थी। अपने सबसे वीक मोमेंट में दोनों कैडेट्स ने जीत हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा दिया। चूंकि आवल ड्रेकर बच्चों से हारना अफोर्ड नहीं कर सकता था, उसने ड्रैगन स्लेइंग आर्ट्स का 4th चैप्टर और फर्स्ट वर्स यूज किया, एक फुल मून स्लैश जो उसने बिना देखे किया ताकि कैडेट्स को दूर धकेल सके। ये बात थी कि उसे इन छोटे बच्चों के खिलाफ सीरियस टेक्निक यूज करनी पड़ी। आवल ड्रेकर को अपने आप को एक स्कमबैग जैसा फील करवाया। जब टेस्ट खत्म हुआ, दोनों कैडेट्स को स्ट्रेचर्स पर ले जाया गया ट्रीटमेंट के लिए। आखिरी पल के बावजूद आवल ड्रेकर ने अच्छा काम किया। जब वो टेस्ट के आखिरी हिस्से को सेटल कर रहा था, उसे एक जानी पहचानी ग्रफ आवाज सुनाई दी। उसने झुककर पोलाइटली ड्यूक नाइट ऑफ द गेल को ग्रीट किया, जो आवल को छेड़ने आया था। जब उससे पूछा गया कि जीक ने टेस्ट में कैसा किया, आवल गहरी सोच में डूब गया। फाइट के आखिरी मोमेंट में उसे लगा कि जीक ने जानबूझकर अपनी तलवार छोड़ दी और काउंटर अटैक करने की जगह ब्लॉक किया। आवल ने सोचा कि ये चतुर यंग मास्टर पूरी जीत के लिए नहीं, बस आगे बढ़ने के लिए खेल रहा था। उसने अपनी एबिलिटीज सिर्फ उतना ही दिखाई जितना उसे जरूरी लगा। तो उसने ड्यूक के सवाल का जवाब दिया, बिल्कुल सच्चाई के साथ, कि जीक ड्रेकर अपनी असली कैपेसिटी से नहीं लड़ा। उस दिन बाद में एकेडमी के बड़े लोगों ने ग्रेड एडवांसमेंट मीटिंग में टेस्ट के रिजल्ट पर बात की। देखने से लग रहा था कि उन्होंने फैसला पहले ही एक अग्रीमेंट के साथ कर लिया था। अगले दिन अनाउंस हुआ कि रिया और जीक तीसरे और 5वें ग्रेड में प्रमोट होंगे। उसके बाद से जीक ने जितना हो सके उतना चुपके से जीना शुरू किया। वो ड्यूक से गेल आर्ट सीखता रहा और आंड्रे के साथ मेहनत करता रहा। उसने प्रोफेसर फेनोन के साथ भी अच्छा रिश्ता बनाए रखा जब तक उसे डिलोआ के रॉयल मैजिक लैब के लिए नहीं चुना गया। जीक बड़े खानदानों के वारिसों के साथ उलझने से जानबूझकर बचा। एक दिलचस्प बात यह थी कि आवल हर 3 महीने में उससे मिलने आता और ड्यूअल की रिक्वेस्ट करता। इस फाइट के लिए जीक ने कभी ना नहीं की। कुछ फाइट्स के बाद आवल को शायद कोई बड़ी बात समझ आई। उसने अपने काम से छुट्टी ले ली और क्लोज्ड ट्रेनिंग के लिए चला गया। बस ऐसे ही 2 साल गुजर गए और जीक एकेडमी से ग्रेजुएट हो गया। आज डेकर बड़े अच्छे मूड में था। उसका यंग मास्टर अभी वालहाला में एडमिट होने वाला सबसे छोटा लड़का बन गया था। ये पुराना बटलर सोचता था कि पेट्रियार्क को ये देखकर कितनी खुशी होती कि 15 साल का जीक इतना बड़ा हो गया। डीन ने तो खुद जीक के लिए रिकमेंडेशन लेटर लिखा। वालहाला में सबसे छोटे प्रोडिजी का टाइटल मिलने से उसका 2 साल का चुपकर जीना बिल्कुल बेकार हो गया। एंट्रेंस सेरेमनी 3 महीने बाद होने वाली थी। जीक चाहता था कि उसका बटलर डेकर फैमिली एस्टेट वापस जाए और वो खुद यहाँ चुपके से रेस्ट करे। जब यंग मास्टर ने कहा कि उसे किसी से डिस्टर्ब नहीं होना, डेकर को तुरंत समझ आ गया कि वो क्या कह रहा था। असल में जीक जायंट माउंटेन्स, जहाँ काइजर के रिमेन्स हैं, वहाँ जाने के लिए बेचैन था। वो इन 3 महीने की छुट्टी को बहाना बनाकर आर्गोस किंगडम के इलाके को एडवेंचरस गिल्ड के जरिए एक्सप्लोर करना चाहता था। जीक ने थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए और अपनी पहचान छुपाकर फॉरेन लैंड में जाना चाहा। जाने से पहले वो अपने वफादार साथी लियम से मिलना चाहता था। पिछले 2 सालों में उसने बार-बार इस बड़े बंदे को कहा कि थोड़ा रिलैक्स करे, लेकिन लियम अब भी जीक के साथ फॉर्मल रहना पसंद करता था। जीक ने सुना कि लियम को स्पेशल क्लास में ट्रांसफर किया गया था क्योंकि वो स्टैंड आउट कर रहा था। बॉस होने के नाते जीक ऐसी अचीवमेंट को बिना सेलिब्रेट किए नहीं रह सकता था, तो उसने लियम के एकेडमी के वक्त के लिए हर जरूरी चीज अरेंज कर दी। एग्जाम मटेरियल्स, ट्रेनिंग मैनुअल्स और जरूरी आइटम्स सब तैयार कर दिया गया। लियम को बस फाफनियर्स ब्रेथ से ये सब क्लेम करना था और इस बड़े बंदे को अपने चौथे साल में एक पर्सनल वेपन भी चाहिए होगा, तो जीक ने गैलियन के साथ उसका भी बंदोबस्त कर दिया। सब कुछ पे कर दिया गया था, तो कोई टेंशन नहीं थी। आखिर में उसे पूरा यकीन था कि लियम जल्दी ही वालहला में उसके पीछे आएगा। लियम ने जब सुना कि उसके बॉस ने उसके सक्सेस के लिए इतना कुछ किया, जेंटल जायंट की आंखों में आंसू आ गए। पूरे इरादे के साथ वो घुटनों पर बैठ गया और अपने लॉर्ड को यकीन दिलाया कि वो इन उम्मीदों पर पूरा उतरेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लियम का बंदोबस्त होने के बाद जीक ने अपना ध्यान वापस आर्गोस किंगडम की तरफ किया, जो सेंट्रल कॉन्टिनेंट के सबसे उत्तरी कोने में एक बड़ा पावर हाउस था। ये डेलोआ, थेया और वेलेंसिया के साथ 4 सेंट्रल पावर्स में से एक था। जायंट माउंटेन्स, जो कॉन्टिनेंट को डिवाइड करते हैं, में हर तरह के डंजन्स भरे हुए हैं। ये डंजन्स एडवेंचरर्स को अपनी किस्मत आजमाने के लिए खींचते हैं। आर्गोस के पहले राजा ने इस मौके को समझा और किंगडम का मेन बिजनेस डंजन्स और एडवेंचरर्स से जोड़ दिया। रॉयल फैमिली के सपोर्ट से जायंट माउंटेन्स को 100 से ज्यादा रीजन्स में बांट दिया गया, हर एक के अपने शिपिंग रूट्स और बेसिस के साथ। आखिर में आर्गोस एडवेंचरर्स गिल्ड पूरे कॉन्टिनेंट में फैल गया। अभी हमारा हीरो इसके एक ब्रांच के अंदर था। जीक ने अपना पुराना नाम जीक मरे इस्तेमाल किया, जो रिग्रेशन से पहले इस्तेमाल करता था, और अपना भेस भी बदल लिया। उसने एक भारी ब्राउन विग और ग्रीन मैजिक लेंसेज लगाए। वो चुपके से काम करना चाहता था और एडवेंचरर के रूप में अपनी पहचान छुपाना उसके लिए जरूरी था। बस ड्रेकर नाम का जिक्र ही उसे सबसे अलग कर देता। अब जब वो बाहर की दुनिया में वापस आया तो उसने सोचा कि थोड़ी सी टांगे खोलने का वक्त है और ट्रेजर हंट पर निकल गया। वो जायंट माउंटेन्स जाने वाली कई कैरावैन्स में से एक में चढ़ गया। ये बड़ी बात थी कि उसे एक कैरावैन मिल गया, क्योंकि ये एडवेंचरर्स के लिए पीक सीजन था। कैरावैन के अंदर कुछ चुलबुले एडवेंचरर्स ने उससे बात करने की कोशिश की। पूछा कि क्या वो फर्स्ट टाइमर है। उनका लीडर, एक जिद्दी ब्लॉन्ड, ने मुस्कुराते हुए जीक को अपनी टीम में भर्ती करने की कोशिश की। उसने दिखावा किया कि वो वेटरन्स हैं जो
माउंटेन्स के रास्ते जानते हैं और जीक को सोलो जाने के खतरों से डराया कि कैसे वो मॉन्स्टर का खाना बन सकता है। एक नजर में ही जीक उनके असली इरादों को समझ गया। ये गंदे लोग बिल्कुल शरारती थे। इनको नए एडवेंचरर्स को मॉन्स्टर बेट के रूप में या स्लेव ट्रेडर्स को बेचने में मजा आता था। तो जीक ने उनकी बातों का जवाब देना सही नहीं समझा। फिर उसने कुछ अजीब सी चीज नोट की। ब्लॉन्ड को चुप होने को कहा और कैरावैन के कोच के पास चला गया। उसने कोच को बताया कि 500 मीटर दूरी पर लेफ्ट साइड से मॉन्स्टर्स उनका पीछा कर रहे हैं। उनकी प्रेजेंस से लग रहा था कि ये ऑक्स का झुंड है। कोच ने जोर देकर कहा कि वो एक सिक्योर राउट पर हैं और जीक से कहा कि वो न घबराए। जीक की चेतावनी सुनकर ब्लॉन्ड ने उसे नर्वस रूकी कहकर छेड़ा। सबको पता था कि एडवेंचरर्स गिल्ड के रास्ते पूरी तरह सिक्योर होते हैं। मॉन्स्टर्स तो दूर, जंगल के जानवर भी सेफ जोन में घुसने की हिम्मत नहीं करते। अगर ऐसा है तो फिर ब्लॉन्ड के पीछे ये क्या चीज थी? कैरावैन पर ऑर्क्स के झुंड ने एकदम से हमला कर दिया। मॉन्स्टर्स तेजी और पक्के इरादे के साथ आए। उन्होंने घोड़ों को मार दिया जो कैरेज खींच रहे थे और पूरी चीज को तबाह कर दिया। ऑर्क्स ने पैसेंजर्स को एक एक करके खत्म किया। जब उसकी टीम का कत्लेआम हो रहा था, ब्लॉन्ड एडवेंचरर कैरावैन के टूटे हिस्सों के नीचे दब गया। जब एक ऑर्क ने उसकी डर से चीख सुनी, वो अपनी गंदी टीम के साथ खूनी कब्र में चला गया। इस दौरान जीक पहले ही उस सो कॉल्ड सेफ रूट से निकल चुका था। सेफ जोन के आसपास ऑर्क्स का घूमना इस बात का इशारा था कि बेस ठीक से काम नहीं कर रहा। अपने सालों के ट्रैकिंग एक्सपीरियंस के साथ जीक को किंगडम के बेस तक पहुंचना जरा भी मुश्किल नहीं लगा। वहां उसे खून और गंदगी का मंजर दिखा। नाइट्स की लाशें हर जगह बिखरी पड़ी थी। बेस के साइज और वहां मौजूद मैन पावर को देखकर ज्यादातर मॉन्स्टर्स के पास तो कोई चांस ही नहीं कि इतनी बड़ी स्क्वाड को ऐसे मार सके। तो जीक ने लाशों को थोड़ा और ध्यान से देखा। उसने समझ लिया कि ये लोग किसी मॉन्स्टर के हाथों नहीं मरे। इनको किसी इंसान ने मारा है। जिसने भी ये किया उसने जानबूझकर लाशों पर बड़े बड़े जख्म छोड़े ताकि ये किसी मॉन्स्टर के हमले जैसा लगे। लेकिन कोई मॉन्स्टर इतने साफ कट्स नहीं छोड़ सकता। और तो और हथियार के कोई निशान भी नहीं थे। ये सोल्जर्स किसी पर्पल नाइट लेवल के बंदे के चुपके से किए गए हमले में मरे होंगे। अगर जीक यहाँ ज्यादा देर रुका तो शायद उसे भी इस घिनौने जुर्म में फंसा दिया जाए। अभी उसे किसी डिस्ट्रैक्शन के लिए वक्त नहीं था। काइजर के निशान ढूंढना उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। जंगल में और गहरा जाते हुए उसे बारबेरियन टेरिटरी के ज्यादा से ज्यादा सिंबल्स दिखने लगे। मिनी मैप के हिसाब से वो अपने डेस्टिनेशन के करीब था। लेकिन एम्पायर के हंटिंग डॉग्स उसका पीछा कर रहे थे। सोच रहे थे कि जीक नोटिस नहीं करेगा। ये डॉग्स नाइट ट्रेनीज में से सबसे टैलेंटेड लोगों से भर्ती किए गए थे। एम्परर के डायरेक्ट ऑर्डर्स के नीचे काम करने वाली इस यूनिट को ट्रैकिंग और असैसिनेशन में ट्रेनिंग दी गई थी। अभी सिर्फ एम्पायर के सबसे ऊंचे लोग ही इनके होने के बारे में जानते हैं। लेकिन जब कॉन्टिनेंटल वॉर शुरू होगा, ये डॉग सबके सामने। जीक जंगल में और गहरा जाते हुए उनकी हरकतों पर नजर रखे हुए था। उनके ट्रैकिंग टेक्निक्स उसे बहुत जाने पहचाने लगे। ये वही तरीके थे जो उसकी पहली जिंदगी में उसे मारने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। ड्यूक और उसके फादर की बात से जीक को खड़ा हुआ कि एम्परर इमॉर्टैलिटी का दीवाना है और कॉन्टिनेंट को उल्टा पलट कर देगा उसे पाने के लिए। उसकी पहली जिंदगी में भी यह मैड एम्परर हर तरह के रेयर आर्टिफैक्ट्स के पीछे पागल था। वो दुनिया को एक करना चाहता था और हमेशा के लिए राज करना चाहता था। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये मुमकिन है कि एम्पायर हीरो किंग काइजर के रूइंस को भी टारगेट कर रहा हो। जीक को खुद ये कंफर्म करना पड़ेगा। अचानक वो हंटिंग डॉग्स के एरिया से तेजी से निकल गया। जब उनमें से एक फ्लेयर छोड़ने वाला था, जीक ने एक ही कदम में उसका हाथ काट दिया। जो गोल्ड इमरजेंसी फ्लेयर पकड़े हुए था वो इस ग्रुप का लीडर होना चाहिए था। जब लीडर का खून बह रहा था, जीक ने पूछा कि क्या ये पेरीमीटर गार्ड टीम है, क्योंकि स्टैंडर्ड टीम में 12 लोग होने चाहिए, न कि सिर्फ 3। ये सुनते ही कि ये लड़का इतनी जल्दी से उन्हें समझ गया, डॉग्स ने भौंकना शुरू किया। उन्हें चुप करने के लिए जीक ने लीडर का सिर काट दिया ताकि वो अपनी स्थिति समझ सके। जीक कोई शिकार नहीं बल्कि शिकारी है। उसके सामने बस 2 मुंह थे जो बोल सकते थे। बेहतर होगा कि वो बोलना शुरू कर दें, वरना ये नंबर 0 हो जाएगा। काफी मनाने के बाद जीक को डॉग्स का टेम्पररी बेस का पता चल गया। एक गुफा के अंदर ढेर सारे इंपीरियल हंटिंग डॉग्स जमा थे। शायद ये लोग आर्गोस किंगडम के बेस कैंप के कत्लेआम के जिम्मेदार थे। इतने बड़े कदम उठाने का मतलब ये हो सकता है कि उन्होंने सच में काइजर के रूइंस ढूंढ लिए हैं। हंटिंग डॉग बेस चेक करने से पहले जीक ने अपने शिकार की लाशों को साफ सुथरा अरेंज किया और उनके खून से पेड़ पर कुछ घिनौने सिंबल्स बनाए। भले ही ये टेम्पररी बेस था, हंटिंग डॉग्स ने काफी अच्छा बंदोबस्त किया था। ज्यादातर डॉग्स गार्ड ड्यूटी से बोर हो रहे थे। बारबेरियन टेरिटरी के अंदर होने की वजह से कोई भी दिमाग वाला यहाँ घुसने की हिम्मत नहीं करता। पर ये बोर गार्ड्स एकदम से मरने लगे। एक एक करके उन्हें किसी अनस्टॉपेबल फोर्स ने स्नाइप किया। ये किल्स इतने चुपके से हुए कि अंदर के डॉग्स को कुछ पता ही नहीं चला। इससे पहले कि वो समझ पाते, उनकी मौत का हुक्म उनके छोटे से बेस में घुस चुका था। जीक बिल्कुल ब्रूटल, केयरफुल और सटीक था। उसके सारे किल्स एक ही बार में हुए। जब एक डॉग ने अपने साथियों को चेतावनी देने की कोशिश की, जीक ने उसके मुंह में पूरा हाथ घुसाया और उस नक्चड़े का गला काट दिया। एम्पायर के खून से भीगा हुआ खंजर पकड़ना जीक को पुराने दिनों की याद दिलाया। उसे उस वक्त की नॉस्टैल्जिया हुई जब वो एक ऐसी तलवार था जिसने 5 साल के पावर स्ट्रगल को रोक दिया था। एक बार उसके बॉस ने उसे पबेला कार्टेल पर रेड करने का ऑर्डर दिया था। हंटिंग डॉग्स ने उसे देख लिया और घेर लिया। आखिर में उनका इंचार्ज जीक के स्टाइल को पहचान गया, जो सदर्न हिटमैन की नाइफमैनशिप थी। सिर्फ मैकेन्स और पबेलास ही ऐसी ब्रूटल स्टाइल यूज करते थे। चाहे जो भी हो, उन्हें इस मास्ड असैसिन से निपटना था। एक नजर में जीक ने बटालियन के लीडर को एक लो क्वालिटी ब्लू नाइट से ज्यादा कुछ नहीं समझा, जो उसकी पहली जिंदगी के हंटिंग डॉग्स के स्टैंडर्ड से काफी कमजोर था। जीक ने उन्हें गुस्सा दिलाने के लिए बाकी बचे हुए लोगों को उनके साथियों के कत्ल के बाद बेइज्जत किया। आखिर में वो एक्शन में आया और एक साथ ढेर सारे हंटिंग डॉग्स से टक्कर ली। चाहे उन्होंने कोशिश की, वो जीक की इनफैलिबल नाइफ के आगे नहीं टिक सके। लड़ाई जारी रही और उसे ये अजीब लगा कि ये डॉग्स कितने कमजोर थे। क्या ये इतने वीक थे या जीक ही अब इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था? अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। कत्लेआम को जल्दी खत्म करने के लिए जीक ने अपनी माना रिफ्लेक्शन स्किल यूज की और लाइट्स बंद कर दी। लीडर ने सही शक किया कि ये ड्रैगन स्लेयर का माना इंटरफेरेंस था, पर ये इंट्रूडर न तो तलवार से लड़ा और न ही ऑरा यूज किया। ये पावर आउटेज क्या सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? लीडर ने अपने आदमियों को जोश दिलाने की कोशिश की, यकीन दिलाया कि पावर जल्दी वापस आ जाएगी, बस उन्हें डिफेंस पर फोकस करना है। कुछ सेकंड्स बाद पावर सच में वापस आ गया। लाइट्स ने दिखाया कि जमीन पर ढेर सारी हंटिंग डॉग की लाशें एक सीक्वेंस से रखी हुई थी। बस एक नकचड़ा लीडर बचा था और जीक की नजर पहले से ही उस पर थी। जब उसने काइजर के रूइंस का जिक्र किया, लीडर के कांपते हाथों ने अपने आप तलवार की तरफ हाथ बढ़ाया। जीक को इस बंदे से कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने की उम्मीद नहीं थी। बेहतर यह था कि वो खुद रूइंस ढूंढ ले। लीडर ने जोर देकर कहा कि वो किसी रूइंस के लिए यहाँ नहीं है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और वार के साथ हंटिंग डॉग्स का पूरा सफाया हो गया। उस तलवार की वजह से जो जीक ने सबको मारने
करने के लिए इस्तेमाल की और जो सिंबल्स उसने छोड़े, यहाँ हुआ सब कुछ जीक ने मकेन्स पर थोप दिया। पिछली जिंदगी में जीक ने साउथ के उस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए खून पसीना एक किया था। जब कुस्को किंगडम सिविल वॉर की वजह से टूट गया, मकेन कार्टेल ने उस जमीन को 2 हिस्सों में बांटकर पावर ले लिया। जीक अपने निशान आसानी से छुपा सकता था अगर उसने अपने ड्रैकोनियन स्किल्स यूज किए होते, पर जानबूझकर सदर्न नाइफ टेक्निक्स यूज करना और कार्टेल पर इल्जाम लगाना ज्यादा मजा देता था। एम्पायर बस इस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को दोषी मान लेगा। अगर एम्परर मकेन को खत्म करने के लिए क्रूसेड शुरू करता है तो जीक को भी फायदा होगा। खैर, बेस की तलाशी लेने के बाद जीक को एक खत मिला जो बताता था कि एम्परर कितना पागल हो चुका था। उसका सिर्फ एक ही ऑर्डर था, किसी भी तरह के एंशिएंट रूइंस ढूंढना। सबसे हैरान करने वाली चीज थी ऑपरेशन मैप। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के हर कोने को छान मारना तो बनता था, पर डॉग सीज फायर एग्रीमेंट के बावजूद ईस्टर्न रीजन्स में भी तलाशी ले रहे थे। हर हंटिंग डॉग को मोबिलाइज किया गया था डार्क सीज के पार तक। वो हर उस जगह की छानबीन कर रहे थे जहां एंशिएंट रूइंस होने का शक था। इसका मतलब था कि हंटिंग डॉग्स पहले से ही बड़े स्केल पर काम कर रहे हैं। शुक्र है उन्होंने अभी तक काइजर के रूइंस पर कब्जा नहीं किया। फिर भी जीक के लिए जल्दी करना बेहतर था क्योंकि बुरी खबर आ रही थी। ऊपर आसमान में एक लाल फ्लेयर चमका। हंटिंग डॉग्स इस स्पेशल फ्लेयर का यूज डिजास्टर सिग्नल के लिए करते थे। जीक ने तुरंत अपना मास्क ऊपर किया और भाग निकला। चाहे वो कितना भी तेज और चालाक क्यों न हो, हंटिंग डॉग्स उसके करीब पहुंच गए थे। उन्होंने जो 5 पार्ट रेड फ्लेयर छोड़ा वो एकदम पक्का जाल था। उन्हें ऑर्डर था कि प्रॉब्लम को चाहे कुछ भी हो मार डालो। फ्लेयर को सेंटर बनाकर वो एनिमी को सर्च करते, गहरा घेरते और काट कर मार डालते। एक सिंपल लेकिन कामयाब स्ट्रेटेजी। ये उनका टिपिकल असैसिनेशन मेथड है जो मौत के हुक्म के बराबर है। जब जीक ने वो आर्टिफैक्ट चुराया था जिसके पीछे एम्परर था, तब भी वो ऐसी एब्सोल्यूट स्ट्रेटेजी का शिकार हो गया था। पर अब बात अलग है क्योंकि उसके पास सिस्टम है। एक स्नीक अटैक के साथ जीक को डॉग्स ने घेर लिया। उनकी तलवारें तेज थीं, सब एक ही बार में मारने के लिए काफी। पर जीक घबराया नहीं। सिर्फ एक नाइफ के साथ भी उसे यकीन था कि वो उनका मुकाबला कर सकता है। बुरी पोजीशन से निकलने के बाद जीक ने अपने अटैकर्स का अंदाजा लगाया। ये लोग केव के नूब से बिल्कुल अलग लेवल के थे। उसने थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश की, पर और ज्यादा डॉग्स जंगल से निकलते चले आ रहे थे। एम्पायर के सबसे तेज और काबिल लोगों से घिरे होने की वजह से ये छोटी सी सैर एक बड़े झंझट में बदल गई। इन लोगों के स्किल लेवल को देखकर जीक अब भी भाग सकता था, पर इसका मतलब होगा कि मकेन को फंसाने की उसकी कोशिश बर्बाद हो जाएगी। उसके पास एक आखिरी ट्रम्प कार्ड था जिसको वो सच में यूज नहीं करना चाहता था। जीक ने एक छोटा सा हॉर्न निकाला और उसे मुंह में रखा। उसने उसमें फूंक मारी और इसने एक गुंथली सी आवाज निकाली जो पूरे जंगल को ढक गई। डॉग्स ने अपना अटैक रोक दिया और हालात को समझने की कोशिश की। उनकी कंफ्यूजन का फायदा उठाते हुए जीक ने कुछ स्मोक बॉम्ब्स फेंके ताकि उनकी नजर कम हो जाए। उन्होंने सोचा कि ये आवाज सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है और जीक तक पहुंचने की कोशिश की, पर फेल हो गए। फिर भी जब तक ट्रैप हंट चल रहा था कोई भी आदमी डॉग्स से भाग नहीं सकता था। लीडर ने जल्दी एडजस्ट किया और अपने आदमियों को सस्पिशियस मूवमेंट्स ट्रैक करने का ऑर्डर दिया। जीक का कोई निशान नहीं दिख रहा था, पर यह सिर्फ वक्त की बात थी कि ये डॉग्स उसकी स्मेल दोबारा पकड़ लें। जब लीडर गहरी सोच में था, उसके आदमी एक एक करके मरने लगे। जंगल से खून के प्यासे बारबेरियंस का झुंड निकला। भले ही डॉग्स ने इन सैवेजेस को छेड़ने की कोशिश नहीं की, कुछ को तो संभाल सकते थे, पर पूरी फौज से लड़ना तो बस अपना सफाया करवाना था। कुछ डॉग्स ने अपनी जगह पर डटने की कोशिश की, पर उनकी ऑरा ब्लेड्स बारबेरियन की चमड़ी नहीं काट पाई। उल्टा एक बारबेरियन का मुक्का किसी का सिर कुचल सकता था। डॉग्स के लीडर ने कभी इन सैवेजेस को इतना गुस्सा में नहीं देखा था। इस तरह तो सब मर जाएंगे। तो उसने एक फ्लेयर निकाला और विथड्रॉ का सिग्नल छोड़ दिया, एब्सोल्यूट स्नेयर को कैंसिल करते हुए। जब वो दुम दबाकर भागे, बारबेरियंस उनका पीछा करते रहे। जब आखिर में रास्ता साफ हुआ, जीक अपनी छुपने की जगह से निकला और राहत की सांस ली। वो हॉर्न उसके सोच से कहीं ज्यादा कामकाज था। बारबेरियन का हॉर्न बैटल के केओस में तेजी से बात करने के लिए यूज होता है। ये जंग का एक हथियार है। पिछली जिंदगी में जीक ने महाकन ट्राइब के साथ दोस्ती बनाई थी और उन्होंने उसे हॉर्न बनाना और यूज करना सिखाया। उसने जो सिग्नल सैवेजेस को भेजा वो एक पैगाम था कि बाहर के लोग उनकी पवित्र जमीन में घुस आए हैं। हाँ, बारबेरियंस को सिंपल और अनसिविलाइज्ड समझा जाता है, पर उनका अपना कल्चर और ट्रेडिशंस है और वो अपने उसूलों के हिसाब से जीते हैं। जीक ने जो रेप्लिका बनाया वो बस एक बार के लिए काम किया, पर इसने बड़ा काम कर दिया। डॉग्स के पीछे छूटने के बाद वो अपना क्वेस्ट जारी रख सका। वो जल्दी ही एंशिएंट रूइंस के एंट्रेंस पर पहुंच गया। यहाँ उसे एक और रुकावट का सामना हुआ। बस एक के बाद एक चीज आती जा रही थी। आज उसने एक 9 हेडेड फॉलन ड्रैगनबॉर्न देखा जो कंटेमिनेटेड एनर्जी से करप्ट हो चुका था। जीक को ये भी नहीं पता था कि फॉलन ड्रैगनबॉर्न क्या होता है। मिनी मैप के हिसाब से रूइंस का दरवाजा इस जानवर के पीछे था। पहले उसने सिस्टम के जरिए दरवाजे को दूर से खोलने की कोशिश की और ये काम कर गया। उसने हीरो किंग काइजर के घर को खोल दिया, पर इससे फॉलन ड्रैगनबॉर्न एकदम गुस्से में आ गया और रैम्पेज पर चला गया। जीक इस जानवर को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता था। अब जब उसे लड़ना पड़ रहा था, उसने तुरंत अपने ड्रैगन स्लेइंग आर्ट्स का यूज किया और इस मॉन्स्टर के पास आ गया। एक साथ 9 हमलों से बचने के लिए जीक ने गेल आर्ट्स का यूज किया और शैडोलेस स्टेप्स यूज किए। उसका प्लान था कि शैडोलेस स्टेप्स से मॉन्स्टर की नजर में धोखा देकर जल्दी एंट्रेंस में घुस जाए। एक पल के लिए लगा कि ये बोल्ड प्लान काम कर जाएगा। बस थोड़ा और आगे बढ़ने की देर थी, पर ड्रैगनबॉर्न के दांत ने उसे रोक दिया। आखिर में उसे अपनी स्टीजियन ब्लेड बहामुट निकालनी पड़ी। उसने तुरंत ड्रैगन स्लेइंग आर्ट्स का चैप्टर 7 वर्स 1 ड्रैगन हेड सेवरेंस पूरे दम से यूज किया। 9 में से एक सिर काटने के बाद जीक को पता चला कि फॉलन ड्रैगनबॉर्न का खून कोरोसिव था। शुक्र है उसका हीलिंग फैक्टर उसकी चमड़ी उखड़ने से पहले काम कर गया। पहले क्लैश के बाद जीक को याद आया कि ये मॉन्स्टर क्या था। उसकी पिछली जिंदगी के मास्टर ने बड़ी मुश्किल से ऐसे एक 9 हेडेड ड्रैगन हाइड्रा को हराया था। उसके खून में जोश चढ़ गया। जीक ऐसे ओपोनेंट के खिलाफ अपने आप को आजमाने के लिए बेचैन हो रहा था। लड़ाई चली। जीक बहामुट को हाइड्रा के टूथपिक की तरह यूज कर रहा था। जब वो एक सिर से निपट रहा था, बाकी के तबाही मचा रहे थे। उसने अपने क्लैन के ड्रैगन स्लेइंग आर्ट्स के नाम पर शक करना शुरू कर दिया। इस दौर में जब ड्रैगन्स एक्सटिंक्ट हैं, ड्रैगनबॉर्न मॉन्स्टर्स ही उनके सबसे करीबी जीव हैं। फिर भी उसके कोई भी हमले इस जानवर के खिलाफ काम नहीं कर रहे थे। चाहे कितना भी काटे, हाइड्रा वापस हील हो जाता था। ऐसे मॉन्स्टर को हराना शायद उसके लिए थोड़ा ज्यादा ही था। अभी मॉन्स्टर दरवाजे से लगभग 30 मीटर दूर था। जीक ने कुछ आजमाना चाहा तो उसने सिस्टम से एंट्रेंस बंद करने को कहा। उसकी रिक्वेस्ट कंफर्म हुई और दरवाजा बंद हो गया। जीक ने अपनी पोजीशन संभाली। एक नए इरादे के साथ दोबारा कोशिश करने के लिए उसने ड्रैगन स्लेइंग आर्ट्स और गेल आर्ट्स के 5th फॉर्म को एक साथ मिला दिया।
आगे बढ़ते हुए उसने विंड स्प्लिटर छोड़ा। इस स्पीड के जोश से उसे दरवाजे तक पहुंचने का काफी मोमेंटम मिल जाना चाहिए था। हाइड्रा ने उसे देखा और 3 सिरों को लपेटकर उसका रास्ता रोक दिया। जीक पहले से काफी करीब पहुंच गया था, पर हाइड्रा इतना तेज था कि उसने जीक के एक हाथ को काटकर उसे खींच लिया। उसकी इस कोशिश को रोक दिया। जीक ने सोचा था कि वो इस बीस्ट से बच निकलेगा, पर यह साफ था कि ये अपनी गार्ड अपनी ड्यूटी पूरा कर रहा है। जब बीस्ट उसका हाथ इतना चाहता था, जीक ने खुशी खुशी अपना हाथ दे दिया। अपनी ब्लेड से उसने अपना हाथ काट लिया ताकि ड्रैगन बॉन्ड के चंगुल से छूट सके। एक कटा हुआ हाथ कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि जीक का रिजनरेशन बहुत पावरफुल था। उसकी इस बेबाक लड़ने की स्टाइल से घड़ाया हुआ बीस्ट ने एक नया अटैक दिखाया। उसने एक जहरीला धुआं उगला जिसने जल्दी से जीक को घेर लिया। हाइड्रा का पॉइजन जीक के जिस्म में घुस गया। जीक ने भी गुस्से में एक अटैक किया। सोल मैनिफेस्टेशन से लैसरेशन ने एक साथ काफी सिरों को काट दिया। अब हाइड्रा के ज्यादातर सिर कट चुके थे और वो जमीन पर गिर पड़ा। ड्रैगन और ड्रैगन स्लेयर एक दूसरे को घूरते रहे, दोनों अपनी आखिरी सांसों पर। बीस्ट ने आखिरी टक्कर शुरू की जब जीक ने अपनी तलवार उठाई एक बचे हुए सिर से निपटने के लिए। बिना सोचे उसका ड्रैकोनियन स्किल ड्रैगन्स डिग्निटी एक्टिवेट हो गया। हाइड्रा की नजरों में जीक एक असली ड्रैगन के भूत में बदल गया। उसके धमकी भरे शब्द कि वो इस बीस्ट को मार देगा ने फॉलन ड्रैगन बॉन्ड को बिल्कुल डरा दिया। ये डर उसके जीन्स के अंदर से गूंजा, मॉन्स्टर को स्टन कर दिया। उसका घमंडी रवैया पूरी तरह घुटनों पर आ गया, जीक के सामने एक वफादार कुत्ते की तरह। जीक ने आखिर एक सांस ली। उसका नया बना हाथ अभी भी कच्चा था और पॉइजन उसके खून में घूम रहा था। अगर उसे पहले पता होता कि ड्रैगन्स डिग्निटी ड्रैगन बॉन्ड के खिलाफ काम करता है तो वो इसे पहले ही यूज कर लेता। काफी टाइम बाद उसे थकान महसूस हुई, जबकि इन्फिनिट स्टैमिना हमेशा एक्टिव रहना चाहिए था। सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करते हुए उसे ड्रैकोनिक कंट्रोल एक्टिवेट करने का ऑप्शन मिला, जिससे वो ड्रैगन बॉन्ड को अपनी अथॉरिटी से काबू कर सकता था। किसने सोचा होता कि वो एक ऐसे मॉन्स्टर के दिल में डर डाल सकता था जो उसे पूरा खा जाने वाला था। जो भी वजह हो, ये एक बड़ा मजेदार मौका देता है। वो शायद मॉन्स्टर्स को काबू कर सकता है। उसने इसे आजमाना चाहा, पर सिस्टम ने बताया कि उसके पास फॉलन ड्रैगन बॉन्ड को काबू करने के लिए रिक्वायर्ड एडमिनिस्ट्रेटर लेवल नहीं है। जीक को यह ठीक लगा। इतना पावरफुल एबिलिटी बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के होता तो अजीब ही होता। वो धीरे से खड़ा हुआ और उसके जिस्म में दर्द का एक जोर का झटका महसूस हुआ। हाइड्रा का पॉइजन उसके जिस्म को तबाह कर रहा था। उसका पैसिव हीलिंग काम नहीं कर रहा था। राहत के लिए बेचैन उसने ग्लटनी के दूसरे असर के बारे में सोचा। वो ब्लड लाइन एबिलिटीज खा सकता है। चूंकि हाइड्रा का पॉइजन इतना स्ट्रॉन्ग था, ये मान सकते हैं कि उसमें ऐसा ब्लड लाइन एबिलिटी होगा जो ऐसे टॉक्सिन को रोक सके। दर्द से तड़पते हुए जीक का साया फैला जब ग्लटनी एक्टिवेट हुई। उसने ड्रैगन बॉन्ड का एक ताजा कटा हुआ सिर खा लिया, उसे पिघलाकर वॉइड में खींच लिया। इससे उसका ग्लटनी स्किल बिगिनर से एक्सपर्ट लेवल पर चला गया। उसकी पूरी एनर्जी वापस आ गई और सबसे जरूरी, उसे वो ब्लड लाइन एबिलिटी मिली जो उसे चाहिए थी, एक इनकम्प्लीट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर पॉइजन रेजिस्टेंस। जब उसका साया वापस हटा, जीक ने खुद को खड़ा करने पर मजबूर किया। उसकी पॉइजन रेजिस्टेंस कॉन्स्टिट्यूशन ने उसके जिस्म में घूम रहे दर्द को पूरी तरह खत्म कर दिया। रूइंस में घुसने से पहले उसने अपनी स्टेटस विंडो को जल्दी से चेक किया। सब कुछ ठीक लग रहा था और पॉइजन रेजिस्टेंस कॉन्स्टिट्यूशन शायद उसके लिए फ्यूचर में नए मौके खोलेगा। इसके ऊपर ग्लटनी, जो बिगिनर लेवल पर अटका हुआ था, आखिर में अपग्रेड हो गया। टोटल में उसे काफी बड़े अपग्रेड्स मिले। अब जीक आगे बढ़ सकता था बिना किसी नकचढ़े 9 सिर वाले कीड़े के रोकने के। हीरो किंग काइजर हर हिसाब से एक लेजेंडरी बंदा था। वो एक बुद्धिमान इंसानी सेज और फेरी मोनार्क के प्यार से पैदा हुआ था। हर टिपिकल हीरो की तरह काइजर की जिंदगी उसके जन्म से ही मुश्किलों से भरी थी। एक शैतानी जादूगर की साजिशों की वजह से उसे उसके माँ बाप से अलग कर दिया गया और एक जंगल में छोड़ दिया गया जहां जानवर भरे थे। वहां एक पवित्र भेड़िए ने इस अकेले और रोते हुए बच्चे काइजर को अपनाया और उसे अपने बच्चे की तरह पाला। इस वजह से हीरो किंग सेफ और तेज तर्रार बड़ा हुआ। उसने आखिर में दबाए हुए इंसानों को आजादी दिलाई और सेंट्रल कॉन्टिनेंट क्रोनोस में इंसानी आजादी का किंगडम बनाया। कॉन्टिनेंट का हर बंदा काइजर की कहानी जानता है। उन्होंने ये कहानियां सोने से पहले सुनी है, पर ये बड़ी बड़ी बातों का सॉलिड सबूत अभी तक नहीं मिलता। अभी जीक उस रूइंस के सामने खड़ा था जो काइजर और क्रोनोस किंगडम के होने का सबूत दे सकता था। हीरो किंग का टावर उसके बिल्कुल सामने था। ये कहानी की किताबों में बताए गए स्केल से काफी छोटा था। जीक ने नहीं सोचा था कि जो रूइंस में वो घुसने की कोशिश कर रहा था वो खुद क्रोनोस किंगडम ही होगा। टावर के गेट को देखकर उसे क्रोनोस और ड्रैगन स्लेयर के घर के बीच कुछ सिमिलैरिटीज दिखी। गेट खुला और जीक तुरंत अंदर चला गया। कमरे के बीच में एक नीला चमकता हुआ ओर था। अगर वो गलत नहीं तो ये चीज हीरो किंग की सीक्रेट टेक्निक रखती होगी। ओर को छूने पर सीक्रेट टेक्निक से जुड़ी क्वेस्ट अपने आप शुरू हो गई। सिस्टम ने जीक को बताया कि वो क्वेस्ट खत्म होने तक इस लिमिटेड एरिया से बाहर नहीं निकल सकता। शानदार गेट बंद हो गए, उसे अंदर बंद कर दिया। जीक को काइजर की विजडम, जो रूइंस में उसकी मौजूदगी की बाकी चीजों से मिल सकती है, हासिल करनी थी ताकि फेरी मोनार्क के आंसू मिल सकें। जहां तक जीक को पता था, फेरी मोनार्क के आंसू काइजर की मां से आए थे। वो एक ऐसी डेटी थी जो इंसानों की ख्वाहिशें पूरी करती थी। इसे इनाम को पाना तो टफ है, भले ही उसे अभी नहीं पता कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। ये आंसू एक चीट लेवल का खजाना था। अपना हाथ क्रिस्टलाइज टीयर पर रखते हुए उसने सिस्टम से पूछा कि आगे कैसे बढ़ना है और सिस्टम ने एक मैजिक रिकॉर्डिंग डिवाइस से डेटा एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया। सिस्टम ने हीरो किंग काइजर के मैजिक वीडियो रिकॉर्ड्स का एंट्री 546 खोला। टोटल में 12 एंट्रीज थी जो जीक के सवाल से मैच करती थी और पहली वाली अपने आप चल पड़ी। एंशिएंट कॉर्नोजियन जबान कब की मर चुकी थी तो सिस्टम ने सेंट्रल कॉन्टिनेंट की कॉमन जबान में ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन चालू कर दिया। अचानक एक प्रोजेक्शन दिखी जिसमें एक आदमी तलवार लिए कमरे में रोशनी कर रहा था। वो तलवार के बारे में लेक्चर दे रहा था। ये था वो आदमी, अफसाना, दास्तान, हीरो किंग काइजर खुद। इस बंदे के हिसाब से तलवार तो तलवार होती है, चाहे कुछ भी हो। कम से कम ये वो बकवास है जो बूढ़े लोग बोलते हैं। अचानक रिकॉर्डिंग डिवाइस हिला और काइजर ने किसी शेल्टर्न नाम के बंदे पर चिल्लाया कि संभाल कर रखे। ये शेल्टर्न बंदा काइजर का सबसे वफादार नाइट के रूप में जाना जाएगा। इतना साफ रिकॉर्डिंग देखना जीक के लिए एक बड़ा खुलासा था। कैमरा के पीछे शेल्टन ने राजा से पूछा कि तलवार कैसे चलानी है। काइजर ने अपनी तलवार निकाली और प्रैक्टिस और जोश में रहने की सलाह दी। एक मुस्कुराहट के साथ उसने अपनी तलवार एक ही हरकत में नीचे लाई और जीक को लगा जैसे उसे साफ 2 टुकड़ों में काट दिया गया हो। कुछ सेकंड्स के लिए उसे लगा उसका जिस्म लेंथवाइज अलग हो रहा था। जब वो इस ख्वाब से बाहर आया उसे पसीना आ रहा था। ये बस एक प्रैक्टिस स्विंग का रिकॉर्डिंग था, पर ये पावर सोल बहुत रियल लग रही थी। यही है हीरो किंग की विजडम जो उसे अपनानी थी। इस लेवल पर तलवार चलाने के बारे में सोचकर उसका जोश बढ़ गया, तो उसने सिस्टम से कहा कि वीडियो को शुरू से दोबारा चलाए। रिकॉर्डिंग को बार बार देखकर और उस इंटेंसिटी